कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। उससे पहले क्या देखा था, डेंसिटी देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद सरफेस टेंशन देखा था, पृष्ठीय तनाव इसे कहते हैं और अरे पहले फिजिक्स तो होने दो, फिजिक्स कंप्लीट कर देते फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेकिंग पाउडर का ही फार्मूला पूछेगा, खाने का सोडा, फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी सिंपल चीज़ें पूछता है वो। आपको केमिकल रिएक्शंस नहीं पूछेगा, दे आर डिफ़िकल्ट। तो हाँ वो तो पूछेगा ही, तो कम से कम 20 तक तो याद रखने पड़ेंगे ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके पास इनर्ट गैसेस कौन सी वो गाने में ऐड करना पड़ता है, गाने में बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो वो देखेंगे जब केमिस्ट्री में आएंगे। तो हमने कल देखा था सरफेस टेंशन, ठीक है। उसके बाद कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं क्या क्या कहते हैं, ससंगत और ससंजस और असंजस बल, ठीक है। ससंजस और असंजस बल समझ लेना कि सेम पार्टिकल है तो उसमें हमेशा कौन सा बल रहेगा, कोहेसिव करस्पॉन्डिंग। और अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये है और ये है, तो ये इसमें कौन सा बॉन्ड बन गया, एडहेसिव बॉन्ड बन गया और एडहेसिव फोर्स बन गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखे थे हमने कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में क्या था, कैपिलरी एक्शन यानी क्या होता है, केशिकत्व, ठीक है। कैपिलरी एक्शन यानी केशिकत्व, ठीक है। केशिकत्व, केशिकत्व में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग चेम्बर में रखते हैं लिक्विड, जरूरी नहीं है कि वाटर ही होना चाहिए या फिर ऑयल ही होना चाहिए, कोई भी लिक्विड चीज़, गैसेस नहीं और सॉलिड नहीं, और इसमें हम लोग एक छोटी सी ट्यूब डुबाते जिसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो राइज होती है या फिर क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, यानी नीचे जाती है, ठीक है। तो उसकी हाइट एक तो बढ़ेगी नहीं तो कम होगी, हाइट बढ़ेगी या फिर कम होगी। इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरी, केशिकत्व, राइज एंड फॉल ऑफ द। तो ये किस पे डिपेंडेंट रहता है, हाइट 2t cos थीटा रो GD और RGD, ठीक है। RGD लेते हैं आप, RGD, ठीक है। रेडियस इसके, टेंशन, उसके साथ साथ एंगल, ठीक है। D ये डेंसिटी के लिए यूज़ किया है और G ग्रेविटी के लिए, ठीक। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो क्वेश्चन अभी ये नहीं पूछेगा आपको कि फॉर्मूला क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस लिए यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मैंने ये बताया था कि अगर प्योर वाटर है तो थीटा की वैल्यू क्या होंगे, 0 डिग्री, प्योर वाटर। और मर्क्यूरी है तो थीटा की वैल्यू होंगी 135 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो पूछता है कि कौन सी एक्शन से दिया रहता है ना, दिए का ऑयल ऊपर चढ़ के जलता है, दिए का ऑयल ऊपर चढ़ के जलता है, कौन सी एक्शन होती है उसमें, कैपिलरी। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, केशिकत्व। लालटेन या लैम्प की बत्ती में क्या होता है, केशिकत्व होता है। इसके कारण केरोसिन ऊपर चढ़ता है, ठीक है। दूसरा, लैंप के लिए समझ में आ गया ना, लैंप में ऊपर चढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है पेड़ पौधे, जैसे पेड़ है फिर, ठीक है, ऐसा पेड़ है
अभी ज़मीन में वो फ्रूट्स, ठीक है, यहाँ से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बनाते तो यही है क्लोरोफिल में, ठीक है, सनराइज लेते हैं क्लोरोफिल में बनाते हैं, लेकिन पानी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, वो ज़मीन से लेते हैं। तो कुछ तो चीज़ होंगी जो इसको ऊपर खींचती होंगी, कुछ तो चीज़ होंगी जो ऊपर खींचती होंगी। तो ये किसके थ्रू होता है, कौन सा एक्शन थ्रू होता है, केशिकत्व के, ठीक है। तो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर पौधा जो लेता है वो कौन से एक्शन से लेता है, कैपिलरी और केशिकत्व एक्शन से। समझ में आया? ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये दो ज़्यादा से ज़्यादा मर्क्यूरी पूछता है, ठीक। उसके साथ साथ लालटेन का पूछता है कि बत्ती के ऊपर कैसे चल जाती है, कौन से एक्शन से जाती है, और ये रहता है पेड़ पौधों में न्यूट्रिएंट्स कौन से इससे लेता है, तो कैपिलरी एक्शन से लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके अलावा भी एक अगर हमें एक क्वेश्चन था कि अगर मैं इसे काट दूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैंने ये क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है, अभी तो जल फिलहाल यहाँ तक है, हाइट समझ लो ये है, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, समझ लो ऊपर चढ़ते हो। अब अगर मैंने ये काट दिया, अगर इसको मैं पानी के ऊपर से ये 10 है 5 सेंटीमीटर तक काट दूँ, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? अभी पानी कितना चढ़ रहा था पहले, 10 से, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है समझ लो इसका, तो ये है अभी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। अभी मैंने क्या कर दिया, पाइप को ही काट दिया ऊपर से 5 सेंटीमीटर, ये रिमूव हो गया। पहले पानी यहाँ तक जाता था, तो अभी बताओ कि ये पानी 5 सेंटीमीटर जाके ऐसे बाहर निकलेगा क्या, अगर काट दिया तो? क्वेश्चन समझ में आया ना? नहीं समझा? अरे सिंपल है, पहले 10 सेंटीमीटर तक पानी उड़ता था, मैंने पाइप ही काट दिया बीच से, ये नीचे वाला नहीं, पानी के नीचे जो है वो नहीं, पानी के ऊपर में जो था, तो अभी पानी यहाँ तक आ गया, तो ये बाहर निकल के ऐसा बहने लगेगा कि यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पे। क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि गया ऊपर से? हाँ, पाइप काट दिया मैंने, पहले 10 सेंटीमीटर तक जाता था पानी, अभी पाइप ही मैंने 5 सेंटीमीटर तक काट दिया ग्राउंड से, तो पानी क्या होगा, बाहर निकल के ऐसा फ्लो होने लगेगा? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, इनवैलिड करता है। कोई भी चीज़, सेकंड लॉ कहता है कि कोई चीज़ अपने आप नहीं चल सकती। ये क्या हो रहा है, खुद ही फाउंटेन बना रहा है, पॉसिबल है? खुद ही फाउंटेन नहीं बना सकता, वो क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पे आके ही स्टॉप हो जाएगा, ये याद रखना चीज़, ठीक है। वो 5 सेंटीमीटर पे ही आके स्टॉप हो जाएगा। एनर्जी क्या बोलती है, जब तक कोई काम नहीं करते तब तक वो बनती नहीं, ठीक है, बनती है ना, यूटिलाइज नहीं होती। यहाँ तक अगर पहले पानी आता था, अभी मैंने यहाँ से काट दिया तो यहाँ पे ही अटक जाएगा, इधर से ऐसा फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी को लॉ क्या करते हैं, नलिफाइड करते हैं, यानी इसको कैंसिल कर देते। विदाउट एनी एफर्ट्स आप वर्क डन कर रहे हो ना, विदाउट एनी एफर्ट्स आपके वर्क डन हो रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। एक बात ये भी याद रखना, आप अगर पेट्रोल की टैंक से अगर पेट्रोल नली से निकाल रहे हो तो वो भी कैपिलरी एक्शन ही है, ठीक है। पर जब तक आप फर्स्ट स्ट्राइक में खींचते नहीं हैं, फर्स्ट स्ट्राइक में हम लोग पेट्रोल खींचते नहीं हैं, ठीक है, फोर्स नहीं देते, तब तक वो कंटिन्यू बहना चालू नहीं होता। उसके बाद वो कैपिलरी एक्शन से ही बहता है, उसके बाद वो
कैपिलरी एक्शन से ही बहता है, लेकिन उसको अगर हमने स्ट्रेट कर दिया पाइप को तो वो बहना बंद हो जाएगा। हाँ, आप ऊपर ऐसा लेके ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कैपिलरी एक्शन से वो उतना वो काम कर सकता है। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? पेट्रोल की टैंकी में हमने पाइप डाल दिया, जब तक मुँह से खींचते नहीं हम पेट्रोल, तब तक वो नीचे नहीं आता, नहीं बॉटल में, ठीक है। अगर हमने वो पाइप को ऊपर रखा और फर्स्ट फ्लोर पे जाके ले रहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी कैपिलरी की एक्शन नहीं होती। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर 1 मीटर तक भी जा सकता है, अप टू अस कि कितने फोर्स से हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कैपिलरी में। तो ये बात याद रखना, अगर पाइप ही काट दिया तो वो वहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे पानी नीचे नहीं जाएगा। तुम यहाँ तक भी काट दो इस पाइप को, यहाँ तक ही, तो यहीं पे रुकेगा वो, ऐसा बह के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये एनर्जी को, जो आप लॉ ऑफ एनर्जी है हमारी कि वर्क डन, ठीक है, तो विदाउट एनी एफर्ट्स वर्क डन कभी नहीं हो सकता जब तक हम एफर्ट नहीं लगाते। तो ये होता है हमारा कैपिलरिटी एक्शन। इसके बाद आता है हमारा नया पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है, जिसे कहते हैं शासनता, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी, शासनता। श या शायनता, शायनता, शासन नहीं, शायनता। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में? हिंदी में ही लिखोगे, ठीक है, लिखो। शायनता द्रव का वह गुण है जिसके कारण, शायनता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षित गति का विरोध करता है। विभिन्न होने वाली आपेक्षित गति का विरोध करता है। शायनता द्रव वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षित गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है? ठीक है, समझ लो, एक उतार है, ठीक है, एक उतार सरफेस है, ठीक। यहाँ पे मैंने एक शहद की बोतल छोड़ दी, यानी पलटा दी, तो आपको दिखेगा ऐसे फ्लो होते हुए। शहद अगर फ्लो कर दिया मैंने तो ऐसे फ्लो होते हुए दिखेगा आपको। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आप कभी भी कोई भी विस्कस चीज़ यानी डार्क चीज़, ठीक है, तो अगर ऐसे बॉटल मैंने शहद की छोड़ दी तो ये क्या कर देता है, ऐसे लेयर्स बता जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये वाले सिस्टम से, कि ऊपर की जो लेयर है वो जल्दी भागने की कोशिश कर रही है और नीचे की लेयर जो है वो स्लोली भागने की कोशिश कर रही है। समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ? ऊपर की लेयर है जल्दी भागने की कोशिश कर रही है और नीचे की लेयर स्लोली भागने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों होता है?
तो ये एक लेयर 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 से बनाऊंगा, एक थर से ही बनाऊंगा ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से। तो विस्कोसिटी यही चीज़ होती है कि ये लेयर जो है ये इसको अपोज करेंगे कि तू रुक मैं जाता सामने, ये इसको अपोज करेंगे तू रुक मैं जाता सामने, और ये इसको अपोज करेंगे तू रुक मैं जाता। तो ऐसे करते करते जो ऊपर वाली जो लेयर है ये सबसे बड़ी बॉस होती है, जिसको ऊपर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऊपर वाली लेयर है ये सामने बढ़ती है, और जो नीचे वाली लेयर है वो ऐसे जाते हैं, क्योंकि एक में को क्या करती थी है वो रेजिस्ट करती है कि मत जा तू, मुझे जान दे, मुझे जान दे। तो ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, और उसके नीचे वाली लेयर्स इस प्रकार से जाते हैं। फिर ये ऐसा 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 ऐसा, ये इसमें ये डिफरेंस आ रहा है फ्लोटेशन में, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं? फ्लोटेशन में डिफरेंस है, और ये रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं, और वही डेफिनेशन आपने लिखी है कि एक जो लेयर है, लेयर यानी हमारा हमने लिखा था परतें, लेयर यानी परतें होती है ना, एक के ऊपर एक रखी हुई परतें। तो ऊपर वाले को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पर ऊपर वाला नीचे वाले को ढकेलता है कि रुक तू, मुझे खींचने जाने दे, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को। तो ये ढकलने की जो प्रोसेस होती है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसे कहते हैं हम लोग विस्कोसिटी, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, एक काइनेमेटिक और एक डायनामिक्स, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हुए देखेंगे, बट ये कंसेप्ट समझ आएगा विस्कोसिटी का आपको, कि एक लेयर अगर दूसरे लेयर को अटका रही है तो वो किस वजह से अटका रही है, इस वजह से अटका रही है। इसमें फोर्स का कोई, फिलहाल तो फोर्स का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फोर्स के इस पर ये डेफिनेशन आएगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सामने जा रही है तो उसको कोई तो फोर्स खींच रहा है, तो कौन सा फोर्स खींच रहा है इसे, ग्रेविटी खींच रही है ना, ग्रेविटी खींच रही है ना, फोर्स तो है ही, ठीक है। भले ही से ग्रेविटी खींच रही है, बट ये लेयर बाय लेयर सामने जा रहा है, और एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी। ये हमने लिखा था, ठीक है। हाँ लिखो, विस्कोसिटी जो है हमारा क्या बोलते हैं, शायनता, ठीक है। शायनता जो गुण है वो सॉलिड के लिए यूज़ होगा क्या, सॉलिड के लिए यूज़ नहीं होगा। ये किसके लिए यूज़ होगा, सिर्फ द्रव और गैसेस, है ना, लिक्विड और गैस के लिए यूज़ होगा। द्रव, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। तो ये जो है किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ लिक्विड और गैस के लिए। ये पहला पॉइंट है। डेफिनेशन समझ में आई कि आपको, ठीक है। लेयर बाय लेयर क्या करता है, एक में को अपोज करता है, उसे कहते हैं हम लोग विस्कोसिटी। बस ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, शहद का एग्जाम्पल। और इसके लिए ये पता ही है आपको कि ये सिर्फ गैसेस और लिक्विड के लिए है, ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं है। सॉलिड की कोई विस्कोसिटी नहीं होती, इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है, बट पानी की है, ठीक है। गैसेस में शायनता कम होगी कि ज़्यादा होगी, गैसेस में कम होगी कि ज़्यादा होगी। वाटर और ये ले लो, वाटर और शहद, किस में ज़्यादा है, वाटर और शहद में से विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली शहद की है, शहद की ज़्यादा है ना, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना एक प्रकार का, शहद की ज़्यादा ये मानते हो, ठीक है। और वाटर से भी हल्का कौन रहता है, गैस। तो ऑब्वियसली गैस की क्या होंगे, हमेशा गैस की विस्कोसिटी कम होती है, गैसेस की विस्कोसिटी कम होती है, और लिक्विड के यानी द्रव के ज़्यादा होती है। ठीक है। अभी इसमें भी एक दो लिख लिया हमने फ़र्क, तीसरा एक है वाटर और स्काई ले लेते हैं हम लोग, शहद का। दोनों में से कौन सा गाढ़ा है, कौन सा गाढ़ा है, शहद गाढ़ा है, ठीक है। वाटर और ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन गाढ़ा है, ठीक है। वाटर और ऑयल में बताओ, पेट्रोल में कौन सा गाढ़ा है,
पेट्रोल और वाटर में कौन सा गाढ़ा है? तो क्या मत मारो, पेट्रोल और वाटर में कौन सा गाढ़ा है? ऑब्वियसली एक बात, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो हम लोग उसे हाथ में लेके देखेंगे, ठीक है। हाथ में लेके देखने के बाद यहाँ पे पेट्रोल डालो 10 ml, यहाँ पे वाटर डालो 10 ml, कौन सा जल्दी गायब हो जाएगा? गायब कौन सा होगा? पेट्रोल गायब हो जाएगा ना हाथ से, पेट्रोल उड़ता है बोलते हैं ना। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है फिर? वाटर की होंगी ना। वाटर स्टिक है, गाढ़ा है इसलिए रुका है, पेट्रोल उड़ जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि गाढ़ेपन से भी विस्कोसिटी पता कर सकते हैं हम, ठीक है। ये पॉइंट है, गाढ़ेपन से भी विस्कोसिटी पता कर सकते हैं। यानी इसका दूसरा मतलब गाढ़ेपन से भी है, ठीक है। इसका दूसरा मतलब गाढ़ेपन से भी है। तो एग्जाम्पल बेस्ड है हमारे गाढ़ेपन वाले, शहद और ग्लिसरीन। एग्जाम्पल लिख सकते हो, शहद और ग्लिसरीन, शहद और ग्लिसरीन। और एक बता देता हूँ, ये आसमान में, अभी आपको पूछ लिया कि आसमान में ढग कौन से एक्शन से रुके हुए हैं। आसमान में जो ढग है ना, आकाश के बादल, वो किस एक्शन से रुके हैं? वो इसी एक्शन से रुके हैं, विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। क्योंकि पहली लेयर क्या करती है, बोलती है रुक, मैं जाता हूँ आगे। ढग टकराते हैं ना एक में को, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी एक्शन से ही रुके हुए हैं ना। बादलों का आकाश में तैरते प्रतीक होना, बादलों का आकाश में तैरते प्रतीक होना, बादलों का आकाश में तैरते प्रतीक होना, ये भी विस्कोसिटी एक्शन ही है। बादलों का आकाश में तैरते हुए प्रतीक होना, बादलों का आकाश में तैरते हुए प्रतीक होना। तो इसमें क्या होता है, बादल हल्का रहता है कि हवा? बादल हल्का रहता है कि हवा? मैंने क्या बताया, कौन सी चीज़ ऊपर कब रहती है? जब नीचे वाली चीज़ भारी होंगी, ये तो मानते हो ना आप लोग। तो अभी बादल हल्का होगा कि हवा? बादल हल्का है, ठीक है, बादल हल्का है। जब उसमें बाष्प जाते हैं, यानी हमारे स्टीम जाती है, तब वो हेवी होना चालू हो जाता है। और जब उसकी कंडीशन टूट जाती कि नहीं अभी मैं सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है, अगर कोई चीज़ सस्टेन नहीं कर पाता तो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तब जो हमारा ढग है आकाश में, बादल जो है वो क्या होना चाहता है, सिंक होना चाहता है। तब वो पानी फेंक देता है नीचे कि मुझे नहीं, मेरे को ऊपर ही रहना है, पर तुम पानी चले जाओ नीचे। समझ में आया कंडीशन? समझ में? आपको अगर पूछा जाए कि बादल हल्के है या हवा हल्की है, तो कौन सा हल्का है? बादल, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर द्रव की, तापमान बढ़ने पर द्रव की शायनता, तापमान बढ़ने पर द्रव की शायनता, ठीक है। यानी ब्रैकेट में विस्कोसिटी लिखते जाओ। यानी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया कि विस्कोसिटी क्या है, तो ये नहीं होना चाहिए कि शायनता ढूंढते रहे दिमाग में, ठीक है। अभी देख लो, तापमान बढ़ने पर द्रव की शायनता कम होती कि ज़्यादा होती है? इसके लिए आप क्या करो, कम हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है, हमारा खोबरे का ऑयल है, ठीक है। खोबरे का ऑयल अभी ठंडी आ गई तो क्या हो जाता है, जम जाता है। वही हमने क्या कर दिया, बाहर लेके गए तो उसका तापमान ही बढ़ा रहे हैं ना हम लोग। एक तो गर्म पानी में डालते हैं या फिर बाहर रख देते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। यानी उसकी विस्कोसिटी पहले हाई थी, अभी क्या हो गई, लो। तो तापमान बढ़ने पर शायनता क्या हो जाती है, बट ये किस में होता है, क्या लिखा है हमने, द्रव में ही होता है, सिंपल।
तापमान बढ़ने पर द्रव की शायनता कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, परंतु गैस में यह बढ़ जाती है, परंतु गैस में यह बढ़ जाती है। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड यानी आइडियल तरल पदार्थ, एक कंडीशन होती है जो सिर्फ हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी है कि ऐसा हो सकता है, बट अभी तक वो बनाई गई नहीं है। नहीं समझे क्या बोलना चाहता हूँ। एक तरल पदार्थ यानी एक फ्लूइड है, फ्लूइड है तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, ठीक, वाटर ले लो, कोई गैस ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑयल ले लो, इधर पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कोई भी एक तरल पदार्थ है, ठीक है। ये आइडियल कब कहा जाएगा कि ये आदर्श, आइडियल है ना, आदर्श होता है ना, आदर्श पदार्थ कब कहा जाएगा? तो ये तब कहा जाएगा जब इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपको कि एखादा तरल पदार्थ आदर्श कब कहा जाता है, जब उसकी शायनता कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आया? जब 0 होगी तभी वो आइडियल पदार्थ होगा। एक आदर्श तरल पदार्थ की शायनता कितनी होती है, 0 होती है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर, समझ में आया ये अभी तक? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक लिख लो कि ऐसा पदार्थ एग्जिस्ट करता है क्या? आइडियल कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम लोग एक इमेजिनेशन रखते चलते कि ऐसा हो सकता है। आइडियल चीज़ कभी भी इमेजिनरी होती है। जो इंडियन आइडल बोलते हैं ना, वो आइडल किसका होता है, यानी ऐसा होना चाहिए, हमें भी ऐसा होना चाहिए कि इस तरह हमें गाना गाना आता चाहिए। बट 100% उसकी तरह भी हो सकते हैं कि हम, पॉसिबल ही नहीं है ना। वो जो है वो एक स्केल है, उसके कम हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। 0 से कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, पर 0 नहीं हो सकते, उसके तरीके से नहीं हो सकते, इसलिए वो आइडियल कंडीशन है। आइडियल एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, आइडियल एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। हम उसके क्लोज आने की कोशिश करते, ठीक है, तो उसके तरह नहीं बन सकते 100%। एक तो कम होंगे उससे या फिर ज़्यादा होंगे। समझ में? 100 लोग हैं, 100 लोगों में से एक अरिजीत सिंह का गाना 90 लोगों को पसंद आता है, ठीक है, 90 लोगों को पसंद आता है। कुमार सानू को गाना 91 लोगों को पसंद आता है, बट दोनों को 90-90 ही पसंद नहीं आएगा, 1 या 2 का फ़र्क रहेगा। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं, तो आइडियल नहीं बन सकते। तो आइडियल कंडीशन एक इमेजिनरी कंडीशन है। उसकी तरह मैं उतना पैसा कमा सकता हूँ, तो उतने जितना ही पैसा नहीं कमा सकते हम, कम कमाएंगे ज़्यादा कमाएंगे। कहने का मतलब यही है कि ये जो कंडीशन है, आदर्श कंडीशन, इसको अचीव करने की कोशिश करते हम लोग। यहाँ पे बनते नहीं, ये बनते नहीं, ठीक है। और किसी के लिए आप अगर आदर्श बनते हो तो वो आपकी तरह बनना चाहता है, आप नहीं बनना चाहता। समझ में आया? किसी के लिए हम लोग आइडियल एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं अपनी मम्मी की तरह बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, ठीक है, की तरह। मम्मी ही नहीं बनना चाहती ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन ऐसी होती है, वो किस में, द्रव में, फ्लूइड में, एक तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
लिक्विड होगा या गैस होगा, तो वो जब 0 हो जाएगा तब वो आइडियल हो जाएगा, बट ऐसा कभी होता नहीं। नियरली इक्वल टू हो जाते हैं बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक फोर्सफुल चीज़ को, ठीक है, हम लोग एक जब विस्कोसिटी देते हैं, एक फोर्सफुल चीज़ को एक विस्कोसिटी देते हैं, तब उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो कम होते जाता है। कहने का मतलब यही है कि ये हमारा जो स्लोप था, ठीक है, ठीक है, ये स्लोप था, ऐसा ही फ्लूइड जा रहा है, आपको पता है ना, ऐसे ऐसे लेयर में जाता है। ऊपर वाली लेयर क्या करती है, वेलोसिटी बढ़ा देती है, तो इसे फोर्स कोई खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है ना, फोर्स खींच रहा है, ये तो मानते हो आप, ठीक है। तो ये लेयर ऊपर वाली जल्दी भाग रही है, यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बट ये जो डिस्टेंस है ये कम कम हो रहा है। हर स्टेज पर डिस्टेंस कम हो रहा है ना ऊपर का, ऊपर से नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस ही है ये, ठीक। और इसको कौन अपोज करता है, विस्कोसिटी, ठीक है, ये विस्कोसिटी है, म्यू बोलते हैं इसके। तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू ड्यू बाय डी वाई, ठीक है। तो यूनिट देखेंगे हम, इसका यूनिट पता नहीं है हमें अभी, है क्या पता आप लोगों को, नहीं पता। फोर्स का यूनिट न्यूटन, वैसे तो टॉर्क होता है वो, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू बाय डी वाई। देखते हैं, म्यू का यूनिट नहीं पता, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये मीटर, ठीक है, समझ में आया। ये इधर आ जाएगा, न्यूटन मीटर म्यू इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है, टाउ म्यू ड्यू बाय डी वाई। एक मिनट एक सेकंड रुक जाना, सही है ये, बस इसकी जगह हम लोग टॉर्क लेते हैं, टॉर्क लेते हैं। यहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं होता, टॉर्क अप्लाई होता है। कोई भी चीज़ अगर रोलिंग मोशन में है, ये अभी सर्कुलर फॉर्म कर रही है, लेयर्स बना रही है ना, सर्कल फॉर्म कर रही है ना, तब ये फोर्स की जगह हम लोग लेते हैं टॉर्क, फोर्स की जगह सिर्फ टॉर्क लेते हैं। टॉर्क होता है न्यूटन मीटर में। बस एक लेयर को लेयर बाय लेयर वो चलाता है, फोर्सफुल हम लोग किसी मीटर चीज़ पर चलते हो तो उसे टॉर्क कहते हैं, बस इतना याद रखना। टाउ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, अभी पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल इंटू मीटर पर सेकंड बाय मीटर, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये यूनिट किसका हो गया, म्यू का। न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन मीटर पर सेकंड मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है काइनेटिक स्पीड और डायनामिक स्पीड, क्रांतिक अक्रांतिक, ठीक है, तो वो देखेंगे। विस्कोसिटी समझ में आई क्या क्या चीज़ होती है, विस्कोसिटी समझ में आई। मैंने क्या बोला था, एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करती है कि तू मत जा मैं आगे जाऊंगा, ऊपर वाली ही, ऊपर वाला सबसे श्रेष्ठ होता है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को अपोज करता है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को अपोज करता है, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को अपोज करता है। और इन अपोजिंग प्रोसेस, जो अपोज करने वाली प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ आइडियल जो गैस होती है, आइडियल फ्लूइड होता है, लिक्विड या फ्लूइड होता है, तो ये चीज़ अस्तित्व में नहीं है। इसके क्लोज जा सकते हैं बट इसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आइडियल कंडीशन आएगी तो विस्कोसिटी 0 हो जाएंगे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है वर्ल्ड में जिसकी विस्कोसिटी 0 है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी विस्कोसिटी 0 है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। चलो।
ठीक है। उसके बाद लिखो क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग बराबर है, क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग। ठीक है। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरता है। द्रव का पहले वाला कण उसी कण से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरता है। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या बोलना चाहता हूँ। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। निश्चित वेग को कौन सा वेग कहते हैं? क्रांतिक वेग। कहने की मतलब ये है, ये है नाली, सीवेज वाटर। जैसे ही बारिश का पानी जमा हुआ, हमने एक नाव डाल दी, कागज़ की नाव। ठीक है, कागज़ की नाव डाली तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जाएगी, इसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएगी वो। ठीक है, अभी ये क्रांतिक वेग क्या होता है चीज़, ये बता देता हूँ। जब ये नाव यहाँ पे थी, यहाँ से जब यहाँ पे आई तो हमने उसी पाथ में क्या कर दिया, दूसरी नाव छोड़ दी। समझ में आया मैंने क्या किया? इसको पहले यहाँ तक जाने दिया, 1 मीटर या 2 मीटर पे गई तो मैंने वो पॉइंट नोट करके रखा था नाली में, यहाँ से अगर ये 5 सेंटीमीटर में है या 5 मीटर पे है तो 5 मीटर यहाँ से रेडियस मेजर करके रखी थी कि 5 मीटर के बाद मैं दूसरा छोड़ दूंगा नाव। तो ये भी इसी के पाथ में थी। तो ये जब यहाँ पे जाएगी तो इसी के पैरेलल में ही चलेगी, एक ही लाइन में ये दोनों चलेगी और उतना ही डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच। समझ में आया? पहली नाव मैंने छोड़ दी, ठीक है, 5 मिनट बाद दूसरी नाव वहीं पे छोड़ी, ठीक है, तो ये दोनों एक ही फ्लो में जाएंगे, इसका फ्लो चेंज नहीं होगा। ये ए जैसे जा रही है, सॉरी बी जैसे जा रही है वैसे ही ए जाएगी और उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करेगी। कब तक? एंड तक। अगर यहाँ पे नाली क्लोज हो रही तो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे, आसपास क्लोज में। हो सकता है कि एक के ऊपर एक टकरा भी जाए, जब एंड पे पहुँचे तो ये तो यहाँ रुके ही रहेंगी ना, ये पहुँच रही है, यानी ये एक के ऊपर एक टकरा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, और ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। यहाँ पे एक आध पॉइंट ले लिया हमने तो उसी पॉइंट से जा रहे हैं, यही पॉइंट फॉलो कर रहे हैं वो, इसे कहते हैं इसका क्रांतिक वेग। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कब होता है? बरसात में, नाले में, बरसात में नाले भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखो। बरसात में नालों में गति का वेग जिगजैग होता है, कैसे भी पानी बहता है ना। बरसात में नदी नालों में गति का वेग जिगजैग होता है। बरसात में नदी नालों में गति जिगजैग होती है, जिगजैग यानी आड़ी टेढ़ी, जिगजैग ZIG जिगजैग, और आड़ी टेढ़ी भी लिख सकते हो आप, होती है। उस समय द्रव का क्रांतिक वेग अधिक होता है।
द्रव का क्रांतिक वेग अधिक होता है। ठीक है, ऑब्वियसली पानी बहुत ज़ोर से बह रहा है तो वेग भी अधिक होगा। ठीक है, और ये वेग किस पर डिपेंड करता है, क्या बोला था मैंने, अगर पानी किससे बना होता है, लेयर बाय लेयर से बना होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पर। ठीक है, तो इसी के साथ एक सेंटेंस लिखेंगे, अधिक होता है जो उसके घनत्व पर निर्भर करता है, जो उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जितना यानी जितना डेंस रहेगा उतना कम स्लोली फ्लो करेगा। नाली में कचरा आ गया तो धीरे धीरे जाएगा, नहीं है कचरा तो पानी ज़ोर से बह जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मुझे उसकी स्पीड कम करनी है, मुझे वो नाली की जो बहने वाली स्पीड है वो कम करनी है, तो मैं क्या बढ़ाऊंगा, इसकी क्या बढ़ा सकता हूँ, ये बढ़ा सकता हूँ। विस्कोसिटी बनाना यानी क्या करना, उसको उसकी घनता बनाना, डाट करना उसको। ये पढ़ा है ना अभी हमने। ऑयल कम होता है, ऑयल से ज़्यादा वाटर होता है, वाटर से ज़्यादा शहद की होती है। अगर मैं पानी को रिप्लेस कर दूँ शहद से तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी मैंने। ठीक है, श्यानता बढ़ा दी, तो वो धीरे धीरे फ्लो होगा कि रैपिड से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ना। तो ये दूसरा रीज़न है कि जब द्रव बहने का वेग, क्रांतिक वेग कम होता है, द्रव बहने का क्रांतिक वेग कम होता है, कम होता है, द्रव बहने का क्रांतिक वेग कम होता है, कम होता है। तो कब कम होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होंगी, तो क्या लिखेंगे, द्रव कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः, तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर डिपेंडेंट है, तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है। बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आप एक जगह पे खड़े हो, हमेशा बारिश की बूंदें आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखती है, ऐसी लहरती हुई दिखती है कि आपको बारिश की बूंदें। ठीक है, तो ये भी विस्कोसिटी की वजह से ही होता है कि एक बूंद पर जितना फोर्स लगेगा दूसरी बूंद पर ही उतना ही लगेगा, एयर ही है ना ऊपर में। ठीक, बारिश की बूंदें कभी लहरती हुई नहीं दिखती। भरे घर में आने के बाद हम लोग जो पाइप लगाए उसकी तरह से लहर सकता है, लेकिन बारिश की बूंदें कैसी होती है, एक ही फोर्स में होती है। हवा उसका रुख बदलती है, बट रुख बदला हुआ भी आधी ऐसी और आधी ऐसी नहीं जाती, दोनों ऐसे ही जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जाएंगे। हवा जैसे भी बदले वो डायरेक्शन बदलती है, लेकिन उसकी बूंदें एक ही लाइन में गिरती है। तो ये किस वजह से होता है उसकी, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो लावा निकलने के बाद कैसा होता है, पहली लेयर ऊपर की, ये ज्वालामुखी है, ये लावा निकल गया नीचे, तो ऊपर वाली लेयर क्या होती है, ठंडी होती जाती है, ठंडी होती जाती है, और वो ग्राउंड तक लगभग पहुंचती भी नहीं है, ये यही के यही जमा हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो एक बात याद रखना कि अगर लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ा दिए जाए, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फर्क पता है, क्या क्या चीज़ होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पता है। ठीक है, अगर लिक्विड की मुझे विस्कोसिटी बढ़ानी है तो उसे क्या करूं मैं, अभी तो लिखा हमने, क्या देने से उसकी विस्कोसिटी कम होती है लिक्विड की, और कम कैसे होती है, हीट से होती है ना। तो हीट का अपोजिट क्या है,
गर्मी का अपोजिट क्या है? ठंडी है। देखो सॉलिड, इसमें विस्कोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी विस्कोसिटी नहीं होती, तो एटम ये चला गया, नहीं होती, ठीक है। हमारा लिक्विड, द्रव, गैस, ठीक है। अगर इसकी विस्कोसिटी, उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, बढ़ानी है मुझे, तो लिक्विड को क्या करूँगा मैं, तो बढ़ेगी, इसे कूल करूँगा, इसे क्या करूँगा, कूल करूँगा। और इसकी बढ़ानी है तो इसे क्या करूँगा, हीट करूँगा। समझ में आया? इसे कूल करूँगा तब इसकी विस्कोसिटी बढ़ेंगी, इसकी बढ़ानी है तो इसे हीट करना पड़ेगा, ठीक है। और वही अपोजिट है, इसकी कम करनी है तो इसे हीट करूँगा, इसकी कम करनी है तो इसे कूल कर दूँगा, वाइस वर्सा है। ये यही है, शाइनताई है, शाइनताई चल रहा है, ठीक है। बढ़ानी है, कूल कर दूंगा, सिंपल सी बात है। आपको ये भी पता है कि बर्फ़ ले लिया हमने, ठीक है, बर्फ़ को क्या कर दिया, कूल, तो धीरे 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 वो क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है, ज़्यादा घट्टा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा घट्टा हो जाता है ना। और उसको गर्म किया तो क्या हो जाता है, वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। वैसे गैसेस में रिवर्स है। इसका एक और एग्जांपल है कि जब पैराशूट से हम पैराग्लाइडिंग करके नीचे आते हैं, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कहते हैं उसे। पैराशूट से व्यक्ति नीचे जब आता है, ठीक है, तो एक ही गति में आता है, वो एक ही स्पीड से, नहीं समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं, एक ही गति से उतरता है वो, धीरे 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 धीरे। अगर विदाउट पैराशूट रहेगा तो, विदाउट पैराशूट रहेगा तो मर सकता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गति से आता है तब, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गति वहाँ पे कम या ज़्यादा है, वो एक ही वेलोसिटी से तभी भी आता है, लेकिन पैराशूट होने की वजह से वो क्या होता है, समांतर गति से धीरे 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 नीचे उतरता है। तो ये इसकी वजह से उतर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एयर जो रहती है, ये कुछ तो विस्कोसिटी होंगी ना एयर की, इसीलिए नीचे या ऊपर जा सकता है। अभी हम लोग पृथ्वी के बाहर चले गए, आपने देखा होगा जो स्पेसशिप वगैरह वाले जो है वो हवा में उड़ते दिखते हैं, ग्रेविटी से नीचे आते हैं क्या वो, क्यों, क्योंकि ऊपर में कुछ विस्कस चीज़ है ही नहीं, वैक्यूम है ना, वैक्यूम है तो ना ही हवा है, ना ही पानी है, ना ही कुछ है, तो हम लोग क्या रहेंगे, हवा में तरंगते ही रहेंगे। बट पृथ्वी पर है, हम 50 फीट से या 100 फीट से या 1 किलोमीटर से नीचे कूद रहे हैं पैराशूट लेके, तब हम लोग जो पैराशूट लेके नीचे उतरते तो उसकी गति क्या होती है, समांतर होती है। ऊपर से जहाँ से कूदोगे वहाँ से लेकर ग्राउंड तक वो धीरे 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 ही आएगा, समांतर गति से आता है। तो वो समांतर गति से क्यों आता है, इस चीज़ की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। अगर इसमें कुछ फ़र्क आ गया, इसमें कुछ फ़र्क आ गया तो आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी बीच में बारिश चालू हो गई, बीच में बारिश चालू हो गई तो आपको पता है कि एयर की विस्कोसिटी कम है कि ज़्यादा है, एयर की कम रहती कि ज़्यादा रहती है, एयर की सबसे कम रहती है, उसके बाद वाटर की रहती है, उसके बाद सॉलिड की रहती है। इसकी कम, इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा इसकी, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड की रहती है, ठीक है। इसलिए सॉलिड को हम काउंट ही नहीं करते विस्कोसिटी में। तो ये दोनों चीज़ में ही कंपैरिजन चल रहा है। एयर से आ रहे हैं, बीच में बारिश चालू हो गई, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हम लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या पैराशूट से उतर रहे हैं, ठीक है, जब बीच में थे और तब हमारी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, समझ लो, सिंपल है, इतनी होती नहीं, बट 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम लोग उतर रहे हैं, ठीक है, 5 ले लो, 50 बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग उतर रहे हैं। और एक नीचे आने में हमें आधे डिस्टेंस पे बारिश लग गई, आधे डिस्टेंस पे बारिश लग गई, तो हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही नीचे उतरेंगे क्या, ये क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन समझ में आया? ये पहाड़ी है,
ठीक है, यहाँ से मैं कूद गया नीचे में पैराशूट लेके, ठीक है, पैराशूट लेके, तो बीच रास्ते तक आया, तो यहाँ पे तब स्पीड थी हमारी 5 मीटर पर सेकंड मेजर की। अभी लग गई बारिश लग गई और मैं आ रहा हूँ नीचे, ये ग्राउंड फ्लोर है, सेम पैराशूट सेम है, तो इससे यहाँ से यहाँ तक आने में ही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रहेंगी क्या? रहेंगे? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ क्या हो गया? ऐड हो गया, एयर के साथ वाटर ऐड हो गया, वाटर के साथ ऐड होने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ गई। अभी बताओ मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आऊँगा या कम स्पीड से आऊँगा? तो स्पीड क्या हो जाएंगी तब हमारी? कम हो जाएंगी, तब हम धीरे 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 उतरेंगे। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों ऐड हो गए, विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है धीरे 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 ही उतरेंगे, ठीक है। बट अगर ये नहीं है, ये बारिश नहीं आ रही, तो सीधा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, भले कैसे भी आओ। इधर से तैरते हुए डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पार करके आएंगे या शॉर्ट डिस्टेंस से आएंगे, बट वो स्पीड सेम ही रहेगी। ये किस वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि हर जगह पे तुम्हारी विस्कोसिटी सेम है, एयर ही होने की वजह से हर जगह पे सेम ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है। इसके बाद है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम लिक्विड के नियम बर्नौलीज थ्योरम पे ही बने हैं, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम पे ही मैक्सिमम लिक्विड के नियम बने हैं। तो क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? क्या किया था बर्नौली ने? ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम बता देता हूँ मैं। एक बर्नौलीज प्रयोग, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक पाइपलाइन है, ठीक, ये एक पॉइंट है 1, ये दूसरा पॉइंट है 2, ठीक है। ये पाइपलाइन है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो जब यहाँ से पानी यहाँ पर जाता है, यानी पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब पानी है इस पॉइंट पे, कोई भी, हाँ, पॉइंट नंबर 1 पे एक लाइन में पानी होगा, ठीक है। यहाँ पे जिस पानी को मिलने वाली प्रेशर एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर मिलने वाली पानी को प्रेशर एनर्जी, और कुछ गति से जाता होगा, तो ही गति से जाएगा तो ही तो यहाँ पहुँच पाएगा, तो उसकी वेलोसिटी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और उसका हेड। अभी ये हेड चीज़ आपको नए में आएंगी। हेड क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड इन अ फ्लूइड कॉलम। ये बता देता हूँ मैं सामने में। कंडीशन यही देखो कि वहाँ पे लगने वाली प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और उसका हेड, ये सेकंड पेज पे जब जाओगे आपको इसके ही बराबर होता है P2/ρg
प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस H2 इसके ही बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी एट एवरी सेक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बर्नौली ने यही बताया था कि यहाँ पे लगने वाली जो एनर्जी है ये यहाँ पे लगने वाली एनर्जी के बराबर ही रहेगी। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया अभी भी? ठीक है। कोई भी पाइपलाइन में जाओगे तो एक नंबर पे जितनी एनर्जी लगी है 2 नंबर पे भी उतनी ही एनर्जी लगेगी ही 100%। नहीं समझ में आया फिर भी? इसको छोड़ो, ये बता देता हूँ। ये वाला देखो, ये तो समझ में आ रही पाइपलाइन अभी, ठीक है। यहाँ से पॉइंट नंबर 1 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 3, 1 2 3। अभी ये दिख रहा है कि यहाँ से कुछ हाइट है ये, ठीक है। और ये समझ लो ये ग्राउंड है सीधा, तो एच कितनी रहेगी यहाँ पे? 0 रहेगी। नहीं है यानी 0 है, इतना तो मानते हो आप, ठीक। अगर ये ग्राउंड है, ये H1 है, तो ये H2 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा। इतना तो मानते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, यानी आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी सही है? एक पानी ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है और ग्राउंड यहाँ पे है। अभी यहाँ तक समझ में आया कंडीशन, ठीक है। ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड से ये H1 है, ये H2 है और वो H3 है, हाइट पे है पाइपलाइन। ये कंडीशन सबको समझ में आई कि ये बता दो, ठीक है। बहुत इजी कंडीशन है। अभी मैंने यहाँ पे पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया तो उसको एक प्रेशर एनर्जी होंगी जो फोर्स से जाएगा, फोर्स से ही नीचे जाएगा तो उसकी एक प्रेशर की एनर्जी होंगी। जब जा रहा है तो उसको वेलोसिटी भी होंगी। समझ में आ रहा है? तो एक प्रेशर एनर्जी होंगी, एक वेलोसिटी एनर्जी होंगी, और हाइट की वजह से जा रहा है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होंगी। ये 3 एनर्जीज होंगी, ठीक है। अभी ये हाइट किस में है? मीटर में। तो मैंने ये बताया था कि 3 अगर इक्वल चीज़ें हैं, मीटर 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 के साथ ही ऐड होगा, मीटर वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं होगा। मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये हाइट है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये क्या है? प्रेशर है। तो इनको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, हाइट में या मीटर में। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ? अरे प्रेशर एनर्जी है, वेलोसिटी एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है हाइट की, ठीक है। तो इसमें मुझे कन्वर्ट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ρgh मैंने बताया था। ये प्रेशर है प्लस वेलोसिटी है प्लस हाइट है, तो ρg अप्लाई कर दिया मुझे। इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई एक एनर्जी। बट इसको अगर इसके साथ देखा जाए तो ये हाइट बनती है क्या? नहीं बन पाएगी। वेलोसिटी के साथ हाइट नहीं बन पाएगी क्योंकि प्रेशर और इसका यूनिट अलग है। ये समझ लो, सिर्फ छोटा सा ही है। प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और हेड यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले सेक्शन में जितना है दूसरे सेक्शन में भी उतना ही होगा, तीसरे सेक्शन में उतना ही होगा, ठीक है। एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। तो कहने का मतलब है P1 बाय ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस H1, जितना यहाँ पे है ये एनर्जीज है, पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी और तीसरी एनर्जी, ये वो इतना ही P2 बाय ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस H2,
ये इसके बराबर होगा और ये भी तीसरे सेक्शन में भी वही होगा, P3/ρg प्लस V3² प्लस H3। तो ये तीनों टर्म इक्वल होंगे। कहने का मतलब यही है कि कौन से भी सेक्शन में जाओ आपको एनर्जी क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेंगी। ये किसने कहा था, बर्नौली ने कहा था। तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव भी किया है। ठीक है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम हम कल देखेंगे। ये अच्छे से मैं आपको कल समझा के दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यूनिट्स देख लेंगे हम लोग। हाइट के साथ P/ρg ही क्यों लगाया है। हाइट का यूनिट बता दो मुझे, हाइट का यूनिट क्या है, मीटर है। हाइट किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो प्रेशर को मैं क्या अप्लाई करूँ कि ये मीटर बन जाए, यही देखेंगे हम। ठीक है, तो प्रेशर किस में रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, एरिया मीटर आता है, एरिया में मीटर आता है, यानी एरिया एक चीज़ हो सकती है। अगर मैं प्रेशर को देख लो, अगर मैं प्रेशर को रो और जी से डिवाइड कर दूं तो मुझे मीटर मिलता है क्या, यही देखना हमारा फ़र्ज है। ठीक है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू रो जी। कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, ये प्रेशर ही है। ठीक है, एम ए या एम जी, फोर्स को लिख सकता हूँ एम जी, एरिया रो इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, जी से जी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मीटर, मीटर है क्या, मास है केजी में, अभी यूनिट पुट करेंगे। यह है केजी, एरिया मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब। तो क्यूब कैंसिल कर देगा, केजी केजी क्यों कैंसिल कर देगा, ये आएगा ऊपर, क्या बना। तो हाइट को मैं P/ρg भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये कैसे आया ये बता रहा हूँ मैं। हाइट इज इक्वल टू V²/2g होता है क्या, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर दोनों के स्क्वायर है, दो को छोड़ दो, ग्रेविटी g, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बचा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ कैसे आई, तो ये इससे आती है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी मैंने हाइट में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी एनर्जी को भी हाइट में कन्वर्ट कर दिया, हाफ ऑफ mv² लिखते हैं ना। ठीक है, हाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इनमें से मास निकाल दिए मैंने सभी से, क्योंकि सभी जगह इक्वल ही है। तो P/ρg प्लस V²/2g प्लस H1 और H2, तो ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो ये होता है बर्नौलीज थ्योरम। तो ये हम कल पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, ओके, स्टॉप कर देते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बाद। और बर्नौलीज थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बर्नौलीज से ही आएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आते तो 100% बर्नौलीज से ही आएंगे। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और एक ही फार्मूला है इसमें, ये वाला। ठीक है, गया कि आया थोड़ा सा, डिफिकल्ट नहीं है वो। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम